चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट्स, कैपेसिटर की चार्जिंग। आप जानते हैं कि जब आपको कैपेसिटर को एक चार्ज करना होता है तो आप उसे एक बैटरी से जोड़ना ही पड़ेगा। बैटरी मान लीजिए ई वोल्ट की है, बस तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर बहेगा। यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो कैपेसिटर प्लेट्स पे डिपॉजिट होता जाएगा और उसलिए कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जाएगा और फाइनली यहाँ और यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा। तब सर्किट में चार्ज का बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, इस सर्किट में तो खाली कैपेसिटर दिख रहा है और बैटरी दिख रही है। हम लोग इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब ये हो जाता है आरसी सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसलिए इंक्लूड किया है ताकि जो सर्किट में करंट बह रहा है वो थोड़ा लिमिटेड रहे। बहुत ज्यादा करंट बहेगा अगर एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो शायद स्पार्किंग हो सकती है, कहीं कुछ डैमेज हो सकता है। इसको बोलते हैं सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टर। ये सर्किट में करंट को कम करता है, सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टर। इसको सीरीज में जोड़ा है, इससे सर्किट में बहने वाला करंट कम हो जाता है। जैसे ही आप सर्किट कंप्लीट करते हैं, शुरू में एक चार्ज निकल के जाता है बैटरी से कैपेसिटर में और वो चार्ज कैपेसिटर में स्टोर होता जाता है। जो चूंकि चार्ज बह रहा है सर्किट में तो हम बोलते हैं चार्जिंग करंट बह रहा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी। सर्किट में चार्ज बह रहा है तो डी क्यू बाई डी टी कुछ निकाल ही सकते हैं और वो डी क्यू बाई डी टी करंट होगा। और क्योंकि इस करंट का काम है कैपेसिटर पे चार्ज को डिपॉजिट करना, इसलिए इसका नाम है चार्जिंग करंट। तो शुरू में एक चार्जिंग करंट बहता है और थोड़ी देर बाद जब कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के बराबर हो जाता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचता तो चार्ज और नहीं बहता। अब कैपेसिटर पे चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाता है और अब सर्किट में चार्ज नहीं बह रहा तो हम बोलते हैं चार्जिंग करंट भी अब नहीं बह रहा, अब करंट जीरो हो गया है। आपसे कहा जा रहा है कैपेसिटर की चार्जिंग को लीनियर अज्यूम कर लीजिए कि चार्ज कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है तो क्यूटी ग्राफ बनाना है। तो अगर चार्ज कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है तो क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होगा और थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंटली बढ़ रहा है लीनियरली कांस्टेंट रेट पे और थोड़ी देर बाद कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। और इसीलिए अगर मैं आई का ग्राफ बना लूं जो कि डी क्यू बाई डी टी से बनता है तो शुरू में तो मैं बोल सकता हूं कि आई कांस्टेंट है किसी वैल्यू पे और जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है, जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है तो सर्किट में करंट जीरो हो गया है। जब तक सर्किट में चार्ज वेरी हो रहा होता है तब तक इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। जैसे हीट में बोलते थे वेरिएबल स्टेट और इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब जो भी कंडीशन है वो कांस्टेंट हो गई है, अब वो कंडीशन वेरी नहीं हो रही है तो अब कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट आ गया है। अब ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम, calculate the time taken by the capacitor to get fully charged assuming linear charging। मान लेते हैं कैपेसिटर पे इस तरह से चार्ज बढ़ रहा है, लीनियरली कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम हो जाएगा शायद वो होगा क्यू मैक्स, टोटल चार्ज जो कैपेसिटर पे आना है अपॉन चार्ज फ्लोइंग टू द कैपेसिटर पर यूनिट टाइम। जो क्यू मैक्स है वो है CV, अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो चलो बैटरी का वोल्टेज अगर E है तो CE और जो Q बाई T है वो है करंट, चार्जिंग करंट। जो टाइम लगेगा वो होगा मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पे आना है अपॉन द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर पर यूनिट टाइम। टोटल इतना चार्ज डिपॉजिट करना है और यूनिट टाइम में इतना चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं और Q बाई T यानी करंट और C बाई E बाई I यानी R। तो जो टाइम हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा C इंटू R, वोल्टेज अपॉन करंट इज रेजिस्टेंस।
इसको एक्चुअली हम कुछ टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज इक्वल टू आरसी, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टीएयू। आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो आरसी कहलाता है, उसको टाउ कहते हैं। टाइम कांस्टेंट जो टाउ है इज एन इंडिकेटर ऑफ द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू गेट फुली चार्ज। कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इसका आइडिया हमें टाउ से मिलता है। और अगर लीनियर चार्जिंग है तो कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज इन वन टाइम कांस्टेंट आरसी। तो आर इंटू सी की यूनिट क्या हुई, सेकेंड्स, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है ना, डायमेंशनली जो आर इंटू सी है वो उसकी यूनिट हुई सेकेंड्स। ठीक है। अब क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है ना, सी नॉर्मली 1 माइक्रोफैराड टाइप का होता है, तो आर को भी चलो 1 ओम मान लो, तो जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोसेकंड। एक्चुअली जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है ये माइक्रोसेकंड्स तक ही लास्ट करता है, और बहुत ही जल्दी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और उसके बाद सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। तो चार्जिंग एक्चुअली इन प्रैक्टिकली चार्जिंग इज वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी, मे बी 1 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड या 100 माइक्रोसेकंड, इतने ही टाइम में कैपेसिटर अपने पूरे चार्ज को एक्वायर कर लेता है, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर उसका वोल्टेज हो जाता है। पर कैपेसिटर की जो चार्जिंग है ना वो एक्चुअली लीनियर नहीं है, ये सिंपली एक अप्रोक्सीमेशन था, बहुत ही सिंप्लीफाइंग अजम्पशन था इनिशियली टू बी इनटू द टॉपिक। आप तो जानते हैं जैसे जैसे कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा, जो चार्ज आ चुका है कैपेसिटर प्लेट पे वो और आने वाले चार्ज को फर्दर रिपेल करेगा, तो उसी रेट पे कैपेसिटर की चार्जिंग कंटिन्यू नहीं रह सकती। द रेट ऑफ चार्जिंग है दैट विल ग्रेजुअली फॉल। ऐसे ही लिख दीजिए, इसके अंदर हम लिखेंगे, ये हेडिंग लिख लीजिए, एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्जिंग करंट। इसी में हम यही कह रहे हैं कि एज चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स increases, it opposes further incoming charge, और आने वाले चार्ज को अपोज करता है। सो द रेट ऑफ चार्जिंग goes on decreasing। चार्जिंग कांस्टेंट रेट पे नहीं होती, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाता है और जो dq बाई dt है, चार्ज के आने का रेट है, जो करंट है वो कम होता चला जाता है, तो चार्जिंग करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। चार्जिंग करंट डिक्रीजेस, और फाइनली जब चार्ज रह ही नहीं रहा है तो हाँ अभी भी चार्जिंग करंट जीरो हो जाता है फाइनली। पर ये जो 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 पैटर्न है चार्जिंग का, चार्ज के बढ़ने का, वो लीनियर नहीं है, और चार्जिंग करंट कांस्टेंट नहीं है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करके ये पाएंगे कि एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल नेचर है। चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स पे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, शुरू में तेजी से बढ़ता है, और जब उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है तो उसके बढ़ने का रेट कम होता चला जाता है। इसका अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं। एग्जैक्ट नेचर किसी भी चीज का आप थियोरी से डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको उसका एग्जैक्ट नेचर समझना है तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन करनी होगी, और उस इक्वेशन के एनालिसिस से ही आप कुछ बता पाएंगे। किसी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग का यही तरीका होता है, ऑब्टेन सम इक्वेशन। ये केस है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई। न्यूमेरिकल में आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि वो चार्जिंग की बात कर रहे हैं कि डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने स्विच ऑन किया तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई, और सर्किट में करंट बह रहा है आई, उस सर्किट में करंट की ये डायरेक्शन है। अगर केवीएल लगाऊं यहां से लगाता हूं तो प्लस ई, फिर माइनस आई आर, फिर कैपेसिटर की प्लेट्स पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं चार्ज की वैल्यू क्यू है किसी इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है वो है माइनस क्यू बाई सी। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। केवीएल लगाया है हमने। अब मुझे एक्चुअली
चार्जिंग Q की इक्वेशन चाहिए, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर मैं I को एक तरफ ले आता हूं और उस I को dQ/dt लिख दूंगा। ये पूरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, EC माइनस IR माइनस IRC माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो IRC इज इक्वल टू EC माइनस Q, और I चाहिए अगर मुझे तो EC माइनस Q अपॉन RC। हाँ, मैं I को dQ/dt लिख लूंगा और ये हो जाएगा EC माइनस Q अपॉन RC। पर अब आप शायद इंटीग्रेशन करना चाहेंगे और सारे Q के टर्म्स एक तरफ ले आइए, सारे Q के टर्म्स एक तरफ ले आइए, तो dQ अपॉन EC माइनस Q इज इक्वल टू 1/RC इंटू dt। और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं, यहाँ टाइम की लिमिट्स डाल रहा हूं और यहाँ चार्ज की लिमिट्स डाल रहा हूं। चार्ज ये ऐसा है, टाइम जब 0 से t हो रहा है तो चार्ज 0 पे से q हो रहा है। मैं मैक्सिमम चार्ज की नहीं बात कर रहा हूं, आई वांट टू डिटरमिन द q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम t के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया वो मुझे निकालना है। अब तो ये 1/x dx टाइप का हो गया, तो log x इसका आंसर आएगा, log ऑफ EC माइनस Q, ये बेस e वाला, और फिर ये ddq ऑफ, इससे मैं डिफरेंशिएट डिवाइड करूंगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को q से डिफरेंशिएट करके डिवाइड करूंगा, तो बचेगा है -1। जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है ना, बस वो यहाँ बच जाता है। ये जो वेरिएबल है EC माइनस Q, इसमें वेरिएबल है Q का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ बच जाता है। अब ये लिमिट्स है 0 से Q, एंड दिस इज इक्वल टू T/RC। ये माइनस साइन वहां ले चलिए, तो जाएगा log और EC माइनस Q जो हो गया 0 से T इज इक्वल टू माइनस T/RC। ओके, और मैं यहाँ लिमिट डाल देता हूं, तो लिमिट डालने में यहाँ जल्दबाजी होती है, आपको लगता है बस यही टर्म बचेगा। ठीक है, ये चार्ज की लिमिट्स है 0 से Q, तो जब मैं अपर लिमिट डाल रहा हूं तब तो कोई खास ऐसी बात नहीं आ रही, Q को Q डालना है, पर जब आप Q को 0 डाल रहे हो ना, तो ये बचेगा माइनस लॉग ऑफ EC, दिस इज इक्वल टू माइनस T/RC। ये जरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जब आप Q को Q डाल रहे हैं तब तो ठीक है, जब आप Q को 0 डाल रहे हैं तो बस ये EC बचेगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब log A माइनस log B लगा लीजिए, तो हो जाएगा log ऑफ A/B, ln ऑफ या log ऑफ A/B, EC माइनस Q अपॉन EC इज इक्वल टू माइनस T/RC। ये log A माइनस log B इज log A/B, और इसके बाद एंटी लॉग ले लीजिए। क्या करिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और लॉग को हटा दीजिए। जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं, log A माइनस log B को मैं log A/B लिख रहा हूं, और उतना मैंने कर दिया था, तो ये log A/B हो गया था, और ये माइनस T/RC था, और यहाँ E था। अब एंटी लॉग ले रहा हूं, यानी लॉग को हटाना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, और बस लॉग को हटा देता हूं, तो ये e टू द पावर माइनस T/RC की वैल्यू आ जाएगी ये EC/EC माइनस Q/EC, यानी 1 माइनस Q/EC। इसका 1 भी यहाँ ले आऊंगा, ये e टू द पावर माइनस T/RC जो हो गया 1 माइनस Q/EC। तो Q/EC इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/RC।
तो Q is equal to CE into 1 minus e to the power minus t by RC। ये इसको हम बोलते हैं Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी जनरल टाइम t के बाद कैपेसिटर पे चार्ज की यह वैल्यू पाई जाएगी। ये चार्जिंग की इक्वेशन है, आपको इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आप दोबारा भले ही ना करें, रिजल्ट ध्यान रखें। हाँ, 12th बोर्ड के लिए तो डेरिवेशन आपको सीखना पड़ेगा। हमने इस डेरिवेशन में पहले केवीएल लगाया, फिर आई को dq by dt लिखा, फिर सारे q और dq के टर्म्स एक तरफ ले आए, तो ऐसी इक्वेशन बन गई थी पूरी। सारे q और dq के टर्म्स एक तरफ ले आए, और ये हमेशा हम प्रोडक्ट वगैरह के रूप में लाते हैं। प्लस माइनस में ट्रांसपोजिशन अब की बार नहीं करते, प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब q और dq के सारे टर्म्स एक तरफ कहलाते हैं। तो स्टार्ट तो मैं हमेशा केवीएल से ही करूंगा और i को dq by dt लिखूंगा, फिर q और dq के सारे सिमिलर टर्म्स एक तरफ ले आऊंगा। अब ये जो रिजल्ट आया है ये हमें याद करना है और हम इसे समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं कैपेसिटर पे, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं कैपेसिटर पर। ये चार्ज की इक्वेशन आई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको मैं ये भी बोलता हूं q t इज इक्वल टू q max, कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज c into e के बराबर ही होगा। q इज इक्वल टू q max, फिर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। r into c को हम लोग टाइम कांस्टेंट टाउ कहते हैं। ऐसी इक्वेशन भी इसकी कही जा सकती है। अगर मैं इसमें t को 0 डाल दूं, अगर मैं t को 0 डाल दूं तो q at 0 हो जाएगा q max into 1 minus e to the power minus 0। t को 0 डाल दिया तो q at 0 हो जाएगा q max into 1 minus ये नेगेटिव पावर को अगर हटाना है तो नीचे ऐसे ले जाओ, and anything to the power 0 is 1, anything to the power 0 is 1। तो ये 1 minus 1 by 1 आ जाएगा, तो 1 minus 1 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो q at 0 is equal to 0। ये तो हमें उम्मीद थी भी, क्योंकि हमने t is equal to 0 पे कैपेसिटर को स्विच ऑन किया था, तो t is equal to 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू 0 आनी भी चाहिए। q at t is equal to infinity हमने इस तरह डिराइव कर लिया है। t यदि इंफिनिटी डालेंगे इसी इक्वेशन में, या इंफिनिटी डाल देंगे तो q इंफिनिटी हो जाएगा q max, फिर 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बाय rc, और इस नेगेटिव पावर को हटाने के लिए मैं इसे नीचे ले गया, और इंफिनिटी अपॉन समथिंग विल बी इंफिनिटी, एंड एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, अ लार्ज नंबर, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज मैक्सिमम हो गया। ऐसी हमें उम्मीद थी भी कि फाइनली चार्ज तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। मैथमेटिकली इस इक्वेशन के मुताबिक चार्ज को इनफाइनाइट होने में चार्ज को मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। चलिए दीजिए, मैथमेटिकली द चार्ज टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बट इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। अगर चार्ज को अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इसका तो शायद आप ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कभी होगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज इन मे बी से 1 microsecond or 10 microsecond. The transient state does not last very long. मैथमेटिकली कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, बिकॉज इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। अगर किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट सपोज 10 माइक्रोसेकंड आ रहा है, 10 माइक्रोसेकंड आ रहा है, तो 10 मिलीसेकंड का टाइम, 10 मिलीसेकंड का टाइम इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, तो 1000 गुना ज्यादा बड़ा इज एज गुड एज इंफिनिटी। तो 10 मिलीसेकंड्स में कैपेसिटर विल गेट एक्चुअली फुल्ली चार्ज्ड, and that time is 1000 times of time constant, and therefore we say that capacitor has virtually taken infinite time to get fully charged. Actually बात वही है कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके चार्जिंग का रेट कम होता जा रहा है, और इस लॉ को ही हम एक्सपोनेंशियल लॉ जानते हैं। इस इक्वेशन को आप पहचानते हैं एक्सपोनेंशियली, और इसका जरा हम dq by dt निकाल लें, फिर आपसे और बात कर पाएंगे। कैपेसिटर पे
जो चार्ज है वो ये है और मुझे उसका डी क्यू बाई डी टी निकालना है, तो इस तरह मैं डिफरेंशिएट करूंगा। क्यू नॉट कॉन्स क्यू मैक्स को कभी कभी कुछ किताबें क्यू नॉट कहती हैं, तो मैंने क्यू नॉट लिख दिया। तो क्यू मैक्स है जो फाइनली ये टी इक्वल टू 0 पे क्यू नहीं है, ये मैक्सिमम चार्ज है। एक्चुअली चार्ज है टी इक्वल टू इन्फिनिटी है। यार इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट को बाहर ले आया, इसको अंदर ले गया, फिर 1 को डिफरेंशिएट किया तो 0, इसको डिफरेंशिएट किया तो पहले तो ये ऐसा का ऐसा कॉपी हो जाएगा, पहले तो ऐसा का ऐसा कॉपी हो जाएगा, फिर जो भी इसकी एक्सप्रेशन है पावर में उसको एक बार टाइम से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम से जब डिफरेंशिएट किया तो ये -1 हो गया और सॉल्व करके आंसर ये आ रहा है। ये इसको अगर हम समझेंगे तो फिर समझ में आएगा, इसको एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं। मैं इस पे भी चार्जिंग के रेट की भी वैल्यू देख लेता हूं। एट टी इक्वल टू 0 डी क्यू बाई डी टी कितना है? एट टी इक्वल टू 0 जब मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर तो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर -0, तो जाएगा क्यू नॉट ये। तो जो डी क्यू बाई डी टी शुरू में आएगा एट टी इक्वल टू 0, वो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो शुरू में जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो क्यू मैक्स के बराबर है डी क्यू बाई डी टी। और इनफाइनाइट टाइम के बाद एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी जो डी क्यू बाई डी टी आएगा, जो डी क्यू बाई डी टी आएगा वो ये आएगा क्यू नॉट या क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी बाई आर सी, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये क्यू मैक्स इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, ये क्यू मैक्स अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्लियर है कि शुरू में रेट ऑफ चार्जिंग मैक्सिमम है, शुरू में रेट ऑफ चार्जिंग मैक्सिमम है और फिर शायद रेट ऑफ चार्जिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है और फाइनली तो रेट ऑफ चार्जिंग 0 ही हो गई है। फाइनली कैपेसिटर पे जो चार्ज ला रहा है चार्जिंग करंट वो 0 ही हो गया है। बस हमें ये समझ में आ गया कि शुरू में चार्ज 0 है। हमारी ये जो इक्वेशन आई थी ना, इससे हमने ये निकाला था t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है और t इक्वल टू इंफिनिटी पे q इक्वल टू q मैक्स। और फिर मैं देख रहा हूँ dq बाई dt स्लोप जो है ग्राफ में शुरू में मैक्सिमम है। अगर मैं qt ग्राफ बनाऊंगा ना तो मैं शुरू में देखूंगा स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। स्लोप जो है t इक्वल टू 0 पे एक तो चार्ज 0 है, एक तो चार्ज 0 है और स्लोप मैक्सिमम है, और फिर ये वही है q मैक्स या q नॉट। और फाइनली t इक्वल टू इंफिनिटी पे जो dq बाई dt है वो 0 हो गया है, तो ग्राफ का स्लोप 0 हो गया है। जरूर इस बीच स्लोप कम हुआ होगा, इनको मिलता हुआ कभी नहीं दिखाते, ग्राफ बनाते हैं अगर तो मिलता हुआ इन्हें कभी नहीं दिखाते, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं या भले इसको पैरेलल दिखा दो, ग्राफ ऐसे दिखाया जाता है, इनको पैरेलल दिखा देते हैं। ये यहाँ तक ये हमारा ट्रांसिएंट स्टेट है, वेरिएबल स्टेट है। अभी कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है और अब स्टेडी स्टेट आ गया, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चार्जिंग। हम पढ़ रहे थे एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्जिंग, एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्जिंग, तो वो है एक्सपोनेंशियल। हमने ये देखा कि t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो उसके जस्ट पहले कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, पर जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो रेट ऑफ चार्जिंग जो है dq बाई dt वो यहाँ स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम है, तो चार्ज बढ़िया बढ़ रहा है। और थोड़ी देर बाद अगर हम देखें, थोड़ी देर बाद अगर हम dq बाई dt देखें तो वो q नॉट ई टू द पावर माइनस t बाई RC आया था, उसको मैं नीचे ले आया। तो अब जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो dq बाई dt कम हो रहा है, स्लोप है तो पॉजिटिव पर कम होता जा रहा है और फाइनली dq बाई dt 0 हो गया। अब dq बाई dt 0 हो गया मतलब चार्जिंग करंट 0 हो गया है, अब सर्किट में चार्ज ही नहीं आ रहा तो कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो गया है। ये पूरी कहानी है, इसको एक्सपोनेंशियल चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नेचर आप समझते हैं, खरगोश और गाजर वाली कहानी। ये खरगोश और गाजर के बीच में दूरी पहले 5 मीटर है और वो हर 1 सेकंड में इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका आधा ट्रैवल कर लेता है, ठीक है ना। तो पहले 1 सेकंड में तो वो 2.5 मीटर चलेगा, फिर अगले 1 सेकंड में 2.5 का आधा 1.25,
तो उसका आधा 0.675, और इसी तरह से और अगले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कम चलेगा। जब डिस्टेंस ज्यादा था तो 1 सेकंड में उसने ज्यादा चल लिया, पर जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुंचता जाता है उसमें इच्छा कम होती जाती है। आखिर में गाजर और खरगोश के बीच में डिस्टेंस बचा है 1 मिलीमीटर, पर अगले 1 सेकंड में वो आधा मिलीमीटर ही चलेगा, और अगले आधे सेकंड में 0.25 मिलीमीटर ही चलेगा, और अगले आधे सेकंड में 1 सेकंड में 0.125 मिलीमीटर ही चलेगा। तो मैथमेटिकली वो कभी भी गाजर तक पहुंच नहीं पाएगा, बट प्रैक्टिकली हमें मालूम है कब का वो खा के हजम भी कर जाएगा। 0.125 मिलीमीटर का अगर गैप बचा है तो प्रैक्टिकली वो कोई गैप नहीं है, पर मैथमेटिकली या थियोरेटिकली इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच अप टू द कैरेट। सच वेरिएशंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल वेरिएशंस। तो कभी कभी सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग लीनियर है, पर एक्चुअली कैपेसिटर की चार्जिंग एक्सपोनेंशियल। और इसीलिए अब हम हमेशा, अगर वो नहीं कहता अज्यूम लीनियर चार्जिंग तो एक्सपोनेंशियल चार्जिंग मानेंगे। और क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट क्यू आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ऑफ कोर्स ये सवाल में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये चार्जिंग का केस है कि डिस्चार्जिंग का केस है। तो चार्जिंग वाला केस है, ये सवाल में हमने पढ़ा, तो सोल्यूशन हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू Q मैक्स और फिर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC। और मैं एक टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो जो t है वो है 1 RC। तो Q हो जाएगा Q मैक्स इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ये जो t है ये RC है, माइनस RC बाय RC। तो Q हो जाएगा Q मैक्स इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1। अब ये सारी वैल्यूज हमको एक्चुअली याद होनी चाहिए, ये यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज आ रही है ये आपको सारी याद होनी चाहिए। जो e है एक्सपोनेंशियल वो 2.7 है, 2.71। कभी कभी न्यूमेरिकल दे देगा कि अज्यूम e टू बी 3, जैसे पाई होता है 3.14, तो वो ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ q हो जाएगा q मैक्स फिर 1 माइनस ये 1/2.7 को आपको याद रखना पड़ेगा, ये 0.368 होता है। तो ये Q हो जाएगा Q मैक्स, और ये भी याद करना पड़ेगा ये 0.632 होता है। E की वैल्यू है 2.71, 1 बाई E की वैल्यू है 1 बाई E यानी करीब 1/3 तो 0.33, तो 0.368, और 1 माइनस 1 बाई E की वैल्यू है 0.632। ये आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, बहुत बार ये आपके काम आएगा। देखिए ऐसा है, अब हमारा ये कहना है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाएगा। ये एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे चार्ज, मैंने एक टाइम कांस्टेंट लेके कैलकुलेशन की है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाएगा। 100% नहीं हो पाएगा क्योंकि लीनियर चार्ज नहीं है ना। अगर लीनियर चार्ज होता या इनिशियल रेट ऑफ राइज मेंटेन्ड होता, तो कैपेसिटर इनिशियल रेट ऑफ राइज मेंटेन्ड होता तो कैपेसिटर एक ही टाइम कांस्टेंट में चार्ज हो जाता। और ये जो इनिशियल रेट ऑफ राइज है मेंटेन्ड नहीं है ना, ये कम होता जा रहा है। इसलिए एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर में चार्ज 100% नहीं आ पाया, वो सिर्फ 63.2% आ पाया। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशंस एग्जाम से पूछते हैं बोर्ड वगैरह में। टाइम कांस्टेंट तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि द टाइम आफ्टर विच द कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू 63.2% of its maximum value, and if initial rate of rise is maintained, the capacitor will get fully charged in one time constant. ठीक है, जहाँ टाइम कांस्टेंट है RC, थोड़ा जोर देने के लिए बोल देते हैं प्लस RC। कभी कभी डाउट आता है इसमें, वो फॉर्मूले में ऊपर माइनस आ रहा है ना, माइनस t बाई RC, तो उसकी वजह से आपको माइनस साइन में कभी कभी डाउट आ जाता है, तो इसलिए कभी हम क्लियर बता देते हैं प्लस RC। अब मैथमेटिकली तो कैपेसिटर को एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% चार्ज आया, शायद अगले टाइम कांस्टेंट में इसका 63.2% और बढ़ जाएगा। कुछ इस तरह से चार्ज बढ़ता जाएगा, पर लीनियरली नहीं बढ़ेगा। अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं तो कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज ऑब्टेन करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, पर वो एक सही आइडिया नहीं देता इवेंट्स का। तो ये
कैलकुलेशन से दिखाया जा सकता है। अगर हम आपसे पूछें कि 4 टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज निकालो कैपेसिटर पे, या 5 टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज निकालो कैपेसिटर पे, तो आप ये पाएंगे कि आफ्टर प्रैक्टिकली आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट्स, या मे बी और सेफ चलना हो तो 5 टाइम कांस्टेंट्स, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन बताती है कि कैपेसिटर पे चार्ज 0.99 टाइम्स क्यूब जीरो आ गया। तो हम ये मान लेते हैं कि 4 टाइम कांस्टेंट्स के बाद कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट आ गया। ये practically after 4 time constants, or at the most maybe 5 time constants, we assume that dq by dt has become zero and the charge on the capacitor has attained its maximum possible value. अब हम इसमें ये कैपेसिटर है मे बी, और रेजिस्टर है, और ये आरसी सर्किट है, t is equal to 0 पे हमने स्विच ऑन किया है। अब बेसिकली मैं सर्किट में 4 चीजों के ग्राफ बनाना चाहता हूं, एक Q वर्सेस टाइम, एक I वर्सेस टाइम, एक VC वर्सेस टाइम, और एक VR वर्सेस टाइम। ये 4 ग्राफ बनाना चाहता हूं, और ग्राफ बनाने का सबसे शानदार तरीका केवल एक ही होता है, और वो है इक्वेशन। तो Q की इक्वेशन तो है Q मैक्स फिर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC। तो इसलिए चार्ज का तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल राइज। चार्ज का ये ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल राइज। जहां तक करंट का सवाल है, जहां तक I का सवाल है, तो I होता है dq बाई dt, और इसको तो हमने एक बार निकाला था, q मैक्स e टू द पावर माइनस t बाय RC। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम है, और जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है तो सर्किट में करंट 0 हो गया है। ये हम I मैक्स लिख सकते हैं, इसको ये I मैक्स लिख सकते हैं। ये I इज इक्वल टू dq बाई dt में डायमेंशनली कुछ I मैक्स ही आएगा, I मैक्स आएगा। इसे अभी दोबारा डिराइव कर लेते हैं, और ये फिर एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ आएगा। ये छोटी इक्वेशन जो है वो डिके की है, छोटी इक्वेशन डिके की है, I इज इक्वल टू I मैक्स e टू द पावर माइनस t बाय RC। ठीक है। अब कैपेसिटर पे अगर आप वोल्टेज की बात करते हैं तो फॉर्मूला लीजिए Q इक्वल टू CV, और V का फॉर्मूला लीजिए Q बाय C। अभी Q C तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर पे वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक्सपोनेंशियली राइज हुआ, और ये मैक्सिमम वोल्टेज एक E हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज E हो गया बैटरी का वोल्टेज। अब बारी आई रेजिस्टेंस के वोल्टेज की, तो रेजिस्टेंस का अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो आप उस पर IR की इक्वेशन लिखिए, V इक्वल टू IR। R कांस्टेंट है तो VR इज प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसा I का ग्राफ बनता था ऐसा VR का ग्राफ बनेगा, VR का ग्राफ बनेगा। ये VR है, VR का ग्राफ ये है, शुरू में बैटरी का वोल्टेज सर्किट में E है, और उसके बाद ये ऐसा जा रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके। चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इस पर वोल्टेज चार्ज पे डिपेंड करता है, और इस पर वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है। चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और सर्किट का करंट एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। तो इस पर वोल्टेज भी, इसका वोल्टेज है IR। शुरू में I मैक्सिमम है, शुरू में I मैक्सिमम है, तो इसका वोल्टेज मैक्सिमम है। जैसा ये ग्राफ है वैसा ये ग्राफ है, दो ग्राफ एक्सपोनेंशियल राइज के हैं। कैपेसिटर पे चार्ज और कैपेसिटर पे वोल्टेज ये एक्सपोनेंशियल राइज के हैं, और रेजिस्टेंस पे सब कुछ एक्सपोनेंशियल डिके का है। ये ग्राफ्स ध्यान रख लीजिए अच्छे से। जरा करंट की इक्वेशन एक बार फिर से ऑब्टेन कर लें, शायद कुछ रह गया है उसमें। Q की इक्वेशन तो मुझे मालूम है, Q मैक्स यानी CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC, और I जो होगा वो dq बाय dt होगा। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो यही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। पहले तो ये एज इट इज कॉपी होगा, और फिर इसके माइनस 1 बाय RC से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा CE, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस t बाय RC अपॉन RC। ये आंसर है CE। तो CC कैंसिल हो गया, तो I एक्चुअली जो dq बाय dt है वो E बाय R आ रहा है, e टू द पावर माइनस t बाय RC।
हाँ मैं इस I को कह सकता हूँ I max e to the power minus t by RC, और इसमें मैं एक बार t को 0 पुट कर देता हूँ। एट t is equal to 0 सर्किट में करंट ऐसा होगा, ऐसा लिखते हैं I at t is equal to 0, ये हो जाएगा I max e to the power minus 0, ये हो जाएगा I max into ये anything to the power 0 at is 1, so I at 0 is equal to I max। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे सर्किट में मैक्सिमम करंट दौड़ेगा and I at infinity will be equal to I max and e to the power minus infinity upon RC। तो ये हो जाएगा e to the power infinity upon RC, ये हो जाएगा I max upon infinity, तो I at infinity is equal to 0। एक डिसीजन ये है और एक डिसीजन ये है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ जो I का ग्राफ होगा वो शुरू में तो ये मैक्सिमम होगा और फिर बहुत टाइम बाद ये 0 हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल डिके का ये ग्राफ है। करंट डिकेज एक्सपोनेंशियली and therefore voltage across resistance also decays exponentially because voltage across resistance is equal to IR। ठीक है, अब सिर्फ इस पे ध्यान फोकस करिए कि t is equal to 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम जा रहा है, t is equal to 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम जा रहा है। जिस इंस्टेंट पे मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया सर्किट में करंट जा रहा है E by R, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये है ही नहीं। स्विच ऑन करने के तुरंत बाद सर्किट में करंट है E by R, so it appears as if the capacitor is absent, और इसलिए हम कैपेसिटर का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा सर्किट के करंट में। तो मान लीजिए जैसे बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते थे वैसे ये कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। इलेक्ट्रिकल टर्म्स में अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड डिसीजंस लेना चाहें तो हम ये रूल बनाना चाहते हैं कि t is equal to 0 पे, क्योंकि सर्किट में करंट मैक्सिमम है इसलिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि सर्किट में कैपेसिटर है। गॉट इट? लिख दीजिए इस बात को। t is equal to 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम है। At t is equal to 0 current in the circuit is maximum, as if the capacitor is not present in the circuit, so capacitor offers 0 resistance। t is equal to 0 पे capacitor offers 0 resistance, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि है ही नहीं। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, सर्किट में करंट है E by R, इसका तो मतलब करंट तो है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट तो है, तो कैपेसिटर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, 0 रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट। और लॉन्ग टाइम के बाद सर्किट में करंट नहीं है तो इसका नेचर तो ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है, इसी का बिहेवियर थोड़ा सा कम जाना पहचाना है, तो लॉन्ग टाइम के बाद ये बिकम्स ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वैसे भी यहाँ प्लेट्स के बीच में एयर गैप तो है ही, तो एक्चुअली तो इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, तो शुरू में इंडक्शन से चार्ज बह जाता है। तो समरी यही है, बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है, 5 स्टार देने लायक। CSO शुरू में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर इनिशियली बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम अ कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। इसलिए CSO से आप इसे याद रखिए। इस बात को आप अपने दिमाग के में कस लीजिए कि कैपेसिटर शुरू में शॉर्ट हो जाता है और बाद में कैपेसिटर ओपन हो जाता है। शुरू में कैपेसिटर ऐसा हो जाता है और बढ़िया E by R करंट जाता है, और बाद में ये जो एयर गैप है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का, ये अपना असली रंग दिखाता है। बाद में इंडक्शन हो नहीं पाता, थोड़ी देर तक तो इंडक्शन होता है और चार्ज कंटिन्यूअसली बहता है, और एक बार इस पे पूरा चार्ज आ गया उसके बाद चार्ज सर्किट में बहता नहीं है, करंट बहता नहीं है। ये एयर गैप का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। CSO इज अवर स्लोगन। CSO से हम एक प्रैक्टिकल डिसीजन और लेते हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस के सीरीज में कैपेसिटर है
अगर एक रेजिस्टेंस के सीरीज में कैपेसिटर है तो स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद इस पूरी ब्रांच में कोई करंट जा ही नहीं सकता। स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 है, इसीलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते थे। अगर रेजिस्टेंस निकालना होता था तो हम इसे हटा देते थे। स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस बिकम्स इनएफेक्टिव। इन स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस बिकम्स इनएफेक्टिव। द एंटायर वोल्टेज ड्रॉप अकर्स अक्रॉस कैपेसिटर। ये देखिए ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ये ग्राफ था, अब यहाँ वोल्टेज गिर ही नहीं रहा, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ये ग्राफ है। तो पहले शुरू में स्विच ऑन करते ही साथ ये जो वोल्टेज ई है ये सारा का सारा यहाँ गिरता था और यहाँ कुछ वोल्टेज नहीं गिरता था, ये शॉर्ट सर्किट था। पर थोड़ी देर बाद या लॉन्ग टाइम के बाद ये रेजिस्टेंस बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि इस पे कोई वोल्टेज गिर नहीं रहा है। तो रेजिस्टेंस स्टेडी स्टेट में जिस भी ब्रांच में रेजिस्टेंस आ रहा है वो पूरी ब्रांच का करंट 0 हो जाता है। हम ये भी एक डिसीजन ले सकते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। स्टेडी स्टेट की बात करना ही हमारा हमेशा धर्म है, क्योंकि जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है वो तो 1 माइक्रोसेकंड 5 माइक्रोसेकंड तक चलता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी को अपने अंदर से नहीं जाने देता। तो जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर बैठा है उस पूरी ब्रांच में करंट 0 होता है, उस पूरी ब्रांच में करंट 0 होता है। आप चाहें तो इनिशियली एनालिसिस में उस ब्रांच को सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। लिख दीजिए इस बात को, बड़े काम की बात है। द एंटायर ब्रांच ऑफ अ डीसी सर्किट, अगर यहाँ पे ऐसा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक कैपेसिटर ऐसा है और एक और रेजिस्टेंस है, एंटायर ब्रांच ऑफ अ डीसी सर्किट which contains a capacitor carries no current। इस ब्रांच में कोई करंट जा ही नहीं सकता, कैपेसिटर बैठा है ना, एयर गैप बैठा है। So to calculate the current supplied by the battery, this entire branch may be removed, must be removed। इस entire branch को आपको हटा देना चाहिए क्योंकि जो करंट जा रहा है बस यही जा रहा है, यहाँ तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इस ब्रांच को हटा दीजिए और बस इस ब्रांच में कैलकुलेशंस कर लीजिए। The entire branch must be removed, right? ये एक क्वेश्चन आप करिए। 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है, t = 0 पे ऐसे स्विच ऑन, तो आपको करंट, ये वाला करंट निकालना है t = 0 एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन। t = इंफिनिटी मतलब एट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचिंग ऑन। क्या t जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ना तो कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, CSO को बार बार बोलिए, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो ये इसको भी ले डूबेगा। अब सारा करंट यहां से जाएगा, पहले इफेक्टिव सर्किट इतना सा बचा, तो शुरू में जो करंट जा रहा है वो है E/R 2/1। ये 1 किलो है तो आंसर है 2 मिली एम्पियर। शुरू में करंट है 2 मिली एम्पियर और लॉन्ग टाइम के बाद ये कैपेसिटर अपना असली रंग दिखाएगा, इट विल ब्लॉक DC टू फ्लो थ्रू इट। अब अगर यहाँ करंट नहीं जाएगा, यहाँ करंट नहीं जाएगा तो फिर सारा सर्किट ये बचेगा, तो फिर करंट जाएगा V/R। अब जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो 2 किलो ओम है, तो आंसर है 1 मिली एम्पियर। स्टार्टिंग करंट है 2 मिली एम्पियर एंड फाइनली इट बिकम्स 1 मिली एम्पियर, मे बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ऐसा ग्राफ बनेगा, शुरू में 2 मिली एम्पियर है और सर्किट में स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद सर्किट में करंट हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। ये अगला केस है, स्टेडी स्टेट में C1 पे चार्ज बताइए, C1 पे चार्ज बताइए। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखिए, सबसे पहले आपको सर्किट में ढूंढना चाहिए कि क्या ऐसी कोई ब्रांच है जिसमें से करंट जा पाएगा कंटिन्यूअसली। इस ब्रांच में तो कैपेसिटर बैठा है, करंट नहीं जाएगा, और इस ब्रांच में भी कैपेसिटर बैठा है, करंट नहीं जाएगा। तो ये वाली ब्रांच तो सबसे पहले मैं हटा ही दूं, और यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब सारा वोल्टेज इसी पे है। अगर आपको इसका चार्ज निकालना है तो आपको पहले इसका वोल्टेज चाहिए। अगर जिस कैपेसिटर का Q चाहिए उसका C इंटू उसका V, जिस कैपेसिटर का Q चाहिए उसका C इंटू उसका V। अभी
यहाँ इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट जा नहीं रहा, इसलिए यहाँ कोई ड्रॉप है नहीं। इस पूरे सर्किट में अगर कहीं वोल्टेज गिर रहा है तो यही गिर रहा है, तो इस पे वोल्टेज E के बराबर है, इसलिए आंसर है इसके चार्ज का C1E। और इवन इसका जो चार्ज है ये C2। यदि इस लूप की भी बात करें, इसमें KVL लगाएं, इस लूप में भी अगर आप KVL लगाते हैं तो भी यहाँ पे ना यहाँ वोल्टेज गिर रहा है ना यहाँ वोल्टेज गिर रहा है, इसका मतलब इस लूप का भी सारा वोल्टेज इसी पे गिर रहा है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा C2E। आपको जिस कैपेसिटर का Q निकालना है आप पहले उसका वोल्टेज तो निकालिए, और वोल्टेज इससे कम रहता है क्योंकि कुछ ड्रॉप यहाँ हो जाता है, पर अभी यहाँ कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा। ऐसा एक भी पाथ नहीं है जहां करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, वरना स्मॉल आर पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, उस वजह से C1 और C2 का वोल्टेज कम होता है। इस सर्किट में कैपेसिटर में चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको जिसका C निकालना है आप उसका V निकालिए। अब तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कंटिन्यूअसली करंट बहेगा, इस रास्ते में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो यहां कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले रास्ते में KVL लगाइए, यहां ड्रॉप हो जाएगा, या R2 पर जितना वोल्टेज है वही पूरा ऊपर वाली ब्रांच पर वोल्टेज है। एक ब्रांच ऐसी है जहां करंट जा रहा है, तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है बैटरी का उस पर वोल्टेज गिरेगा। ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो AB पे वोल्टेज है वो CD पे वोल्टेज है, पर वो ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आफ्टर अलाउइंग फॉर द इंटरनल ड्रॉप रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप हो रहा है उसके बाद जो R2 पे वोल्टेज है वही पूरी ब्रांच AB पे वोल्टेज है, और जो R1 कैपेसिटर C के सीरीज में जुड़ा है उस पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं। देखिए क्या है कि अब एक ब्रांच तो ऐसी है जिसमें वोल्ट करंट जा रहा है, मतलब यहां ड्रॉप तो होगा। मुझे अब या तो यहां ड्रॉप निकाल लूं, एक्चुअली मुझे कैपेसिटर पर ड्रॉप चाहिए, तो सबसे पहले मैं CD के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेता हूं। इधर वाली ब्रांच में तो करंट नहीं जाएगा, तो यहां से जो करंट चलेगा और वो जो यहां जाएगा उस करंट की वैल्यू होगी E/R+R2, और जो VCD है, CD के अक्रॉस वोल्टेज है वो है I/R2, तो वो है E/R2/R+R2। सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा मैंने निकाल लिया, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में है, इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जाएगा ही नहीं बिकॉज कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। आप इतना सा सर्किट देखिए, बस इसका करंट निकालिए, उसके बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए, R2 पे वोल्टेज। अब जो R2 पे वोल्टेज है वही पूरी वाली AB ब्रांच का वोल्टेज है। ब्रांच AB इज इन पैरेलल टू ब्रांच CD, तो AB का वही वोल्टेज है जो CD का वोल्टेज है, और AB में भी इधर तो कोई वोल्टेज गिर नहीं रहा, तो जितना वोल्टेज यहां गिर रहा है वही कैपेसिटर का वोल्टेज है, यही कैपेसिटर का वोल्टेज है। बस आप इसको C से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको चार्ज आ जाएगा CR2/R+R2। गॉट इट? CR2/R+R2 इज द फाइनल आंसर। हमने क्या किया, पहले इस ब्रांच में करंट निकाला, उससे यहाँ वोल्टेज निकाला, जो यहाँ वोल्टेज है वो इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज है, पर इस पर तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा, तो इसका जो वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज है। फिर तो बेसिकली KVL लगाइए आप, फिर तो सिंपली KVL लगाइए आप। पहले इस सर्किट में KVL लगाइए जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, फिर कोई भी ऐसे पाथ में KVL लगा लीजिए जिसमें कैपेसिटर है, जो भी आसान पड़ता। यही लिख दीजिए, फर्स्ट अप्लाई KVL in a path which has no capacitor, thus calculate current, and then apply KVL in a path which has the capacitor, then apply KVL in the path which has the capacitor। सिंपलर, जो भी सिंपलर पाथ हो, ये वाला पाथ नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला पाथ ले लीजिए, तो इसका वोल्टेज और इसका तो 0 है और बचा ये,
इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर है, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज जीरो होना चाहिए था, और इसका वोल्टेज जीरो है, तो जो इसका वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सर्किट आपको दिखाया गया है, ये दोनों बैटरीज आइडेंटिकल हैं, कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, एक ही कैपेसिटर है सर्किट में। सबसे पहले तो मैं उस पूरी ब्रांच को उड़ा दूंगा जिसमें कैपेसिटर आ रहा है, और बची हुई ब्रांच में केवीएल लगाऊंगा। सबसे पहले इस ब्रांच को हटा दो, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट जाने का सवाल ही नहीं उठता। जिस भी रास्ते में कैपेसिटर आ रहा है वो पूरी ब्रांच हटा दो। अब यदि यहां मैं केवीएल लगाऊंगा और ई बड़ा है तो ये जीतेगा, सर्किट में करंट जाएगा ई माइनस ई नॉट अपॉन आर प्लस आर नॉट। ये सर्किट का करंट हो गया, और ई बड़ा है तो आप करंट की डायरेक्शन भी जानते हैं, ई बड़ा है तो ये सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी है। अब बस इसके बाद इस लूप में केवीएल लगा दीजिए, क्योंकि ये बैटरीज आइडेंटिकल हैं। मुझे ऑलरेडी आई मिल चुका है, पाथ इस सर्किट का आई मिल चुका है, ये तो सिंगल लूप बन गया। अब मैं केवीएल लगा रहा हूं, यहां से चला तो प्लस ई, फिर माइनस आई इंटू आर, आई को बाद में लिख लूंगा, प्लस माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज पता नहीं कितना है, माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, तो ये खत्म हो गया। तो कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो आई आर के बराबर है, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो ई माइनस ई नॉट अपॉन आर प्लस आर नॉट इंटू आर है, और अगर आपको क्यू चाहिए तो सी इंटू वी कैपेसिटर कर दीजिए, आर सी इंटू ई माइनस ई नॉट अपॉन आर प्लस आर नॉट, इसका आंसर हो गया। सबसे पहले मैंने ये वाला लूप लिया, ये वाला तो हटा ही दिया, इस लूप में करंट निकाला, टोटल ईएमएफ अपॉन केवीएल लगा के आंसर आ गया। फिर मैंने करंट निकालने के बाद अब वो लूप लिया जिसमें कैपेसिटर आता, मैं ये लूप भी ले सकता था और ये लूप भी ले सकता था, ये दोनों बैटरी सेम थी, तो इस लूप में ई कैंसिल हो गया, ये आराम से कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया आई आर, कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया आई आर। अब आपको इसका क्यू चाहिए तो इसका सी इंटू इसका वी, दैट्स इट। अब हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ऐसा बेसिकली सर्किट कभी कभी क्वेश्चंस में या किताबों में दिखाया जाता है। जब आप ए को बी से कनेक्ट कर देंगे, जब ए को बी से कनेक्ट कर देंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। जैसे ही ए और बी का कांटेक्ट हुआ ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब हम ए को बी से हटा के ए को सी से जोड़ देते हैं, ए को सी से जोड़ देते हैं, तो ये अब सर्किट बचा। अब आप जानते हैं कि बैटरी तो सर्किट के बाहर ही हो गई है, अब कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है, तो एक दूसरे के चार्ज को डिस्ट्रॉय करेंगी, इसी को आप डिस्चार्जिंग कहते हैं। जब पॉजिटिव प्लेट को और नेगेटिव प्लेट को आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये तो हमने एक रेजिस्टेंस बीच में लगा लिया, अगर ये नहीं होता तब तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि अगर पॉजिटिव प्लेट और यदि इसका नाम x है तो इसका नाम भी x है, और कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का नाम भी x है और कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट का नाम भी x है, और x के बीच में तो फिर कुछ कैपेसिटर वगैरह होता नहीं है, तब उसका चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा का पूरा। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को अगर कभी भी आप शॉर्ट सर्किट कर दो तो उस पर चार्ज जीरो हो जाता है, और चार्ज के जीरो होने के प्रोसेस को ही हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। पर वो तो फिर वही बात है, अगर मैंने ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो करंट बहुत ज्यादा बहेगा सर्किट में। हालांकि कैपेसिटर प्लेट्स जिस मेटल की बनी होती है उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, तो ये अभी भी है तो आरसी सर्किट ही, ऐसी कोई कैपेसिटर प्लेट नहीं बनाई जा सकती जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, रो एल बाय ए वाला रेजिस्टेंस तो उसमें होगा ही होगा। एनीवे ये टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा ना बहे, नहीं तो स्पार्किंग वगैरह की संभावना है। टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट, a series, a resistance is connected in series to capacitor. Resistance is connected in series to capacitor.
called current limiting सीरीज रेजिस्टर। ये करंट को लिमिट करता है, बस। हम यही मान रहे हैं कि at t is equal to 0 the switch is thrown from A to C। ये सर्किट अब हट ही गया, लिख लीजिए at t is equal to 0 the switch is thrown from A to C। कैपेसिटर को हमने पहले चार्ज किया था, बहुत टाइम बाद उस पर चार्ज मैक्सिमम आ गया था, और अब हमने उसे डिस्चार्जिंग मोड में डाल दिया है। डिस्चार्जिंग मोड में डाल दिया है। तो पहले तो एक्चुअली सर्किट में करंट यूं बह रहा था क्योंकि बैटरी ऐसे जुड़ी थी, पर अब ये इनिशियली कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करेगा और ये सर्किट में ऐसा करंट भेजेगा। लिख दीजिए कैपेसिटर एक्ट्स एज अ बैटरी ऑफ वेरिएबल वोल्टेज। कैपेसिटर एक्ट्स एज अ बैटरी ऑफ वेरिएबल वोल्टेज and sends the discharging current in opposite direction। सर्किट में करंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजता है। चार्जिंग करंट ऐसे आया था, डिस्चार्जिंग करंट ऐसे जा रहा है। ये वेरिएबल वोल्टेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस पे चार्ज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फाइनली इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फाइनली इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है, तो इस वजह से सर्किट में करंट जा रहा है। फिर मैं केवीएल लगाता हूँ, अगर यहां से लगाता हूं तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, प्लस क्यू बाई सी, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। मैंने केवीएल लगाया, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। मुझे शायद डिस्चार्जिंग में करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं आई को डी क्यू बाई डी टी लिखना चाहता हूं। बस एक बात है, आई को मैं अब माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना चाहता हूं। अगर डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो इसका कोई मतलब है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर चार्जिंग करंट यहां गया तो डिस्चार्जिंग करंट उल्टा जा रहा है, इसलिए बोलते हैं माइनस लगा रहे। हालांकि करंट स्केलर है, उसकी डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। सच्ची बात यह है, ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्चुअली डी क्यू नेगेटिव है। अब चार्ज कम हो रहा है ना, डी क्यू नेगेटिव है एंड वी वांट करंट टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हम एक बाहर माइनस साइन लगा लेते हैं। अब डी क्यू मतलब नया चार्ज माइनस पुराना चार्ज, और कैपेसिटर में डीक्यू धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है तो डीक्यू नेगेटिव है एंड वी वांट करंट टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ एक माइनस लगा लिया। तो अब ठीक है, यहाँ लगाते हैं तो ये हो जाएगा Q बाई सी इज इक्वल टू आई की जगह लिख दिया माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, और अब ये हो जाएगा डी क्यू बाई क्यू is equal to minus dq by q is equal to minus r by c dt, है ना। dq को मैंने यहीं रखा, q को नीचे ले आया, dt ऊपर ले गया और ये r भी नीचे आ गया, माइनस 1 बाय आर सी। ओके, अब फिर वही बात है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ चार्ज की लिमिट्स डाल दीजिए। चार्ज शुरू में q मैक्स था और टाइम t के बाद वो कुछ q बचेगा, और टाइम की लिमिट्स शुरू में 0 थी, बाद में t थी। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो log q आएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो log q आएगा, और ये उसकी लिमिट्स होंगी q max टू या q नॉट लिख लेता हूं तो q स्मॉल q। जो वेरिएबल होता है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा होता है उसे हम अक्सर छोटे q से लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस t बाय rc। दिस इज इक्वल टू माइनस t बाय rc। अब इसमें फिर मैं लिमिट्स डालता हूं तो log q ये आ गया ln ऑफ q माइनस ln ऑफ q नॉट इज इक्वल टू माइनस t बाय rc। तो log टू द बेस e ऑफ q नॉट बाय q कर दूं तो हो जाएगा t बाय rc, है ना। ये माइनस साइन मैंने अंदर दे दिया था, और अब एंटी लॉग ले लेता हूं तो e टू द पावर t by rc is equal to q naught by q। एक्चुअली हम q की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, q by q naught ही रहने देते हैं। तो माइनस ये q by q naught आ जाएगा, तो q की इक्वेशन आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम q max
e to the power minus t by RC। तो कैपेसिटर पे चार्ज एक्सपोनेंशियली डिके होगा। t is equal to 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज q मैक्स है और फिर एक्सपोनेंशियली घटेगा। छोटी इक्वेशन होती है डिके की, बड़ी इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल राइज की। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिकेज एक्सपोनेंशियली। तो चार्जिंग की इक्वेशन थी q is equal to q max 1 minus e to the power minus t by RC। ये बड़ी इक्वेशन है ग्रोथ की। और जो छोटी इक्वेशन है q is equal to q max e to the power minus t by RC, छोटी इक्वेशन है डिके की। अगर अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग में मैं ग्राफ बनाऊं q at qt के और कैपेसिटर को वोल्टेज और टाइम के और सर्किट में करंट और टाइम के और VR और टाइम के, ये चार ग्राफ बनाने। तो चार्ज तो एक्सपोनेंशियली डिके हो ही रहा है। और फिर जो Q का फॉर्मूला होता है C तो कांस्टेंट है। जो चार्ज का वेरिएशन है जैसा वैसे ही वोल्टेज का वेरिएशन है। कैपेसिटर पे वोल्टेज भी धीरे धीरे घट के 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल डिके ऐसा बनाना है ताकि ये ऐसा लगे जैसे इंफिनिटी पे मिल रहा है। और जैसे आपने स्विच ऑन किया था, जैसे आपने कैपेसिटर को ये स्विच को यहां से यहां थ्रो किया था, ये वाले स्विच को यहां से थ्रो किया था, तो इस सर्किट में एकदम मैक्सिमम करंट जाएगा, है ना। चार्जिंग का जो स्टेडी स्टेट आ चुका था उसके बाद तो सर्किट में करंट था नहीं। चार्जिंग के स्टेडी स्टेट में तो करंट था नहीं। तो ये अब इसमें तो डिस्चार्जिंग में तो सभी एवरीथिंग शुड बी अ डिके, क्योंकि फाइनली एवरीथिंग इज जीरो। डिस्चार्जिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि फाइनली सबको जीरो ही होना है। ठीक है, वीआर को वैसे आईआर से देखते हैं, तो जैसा ग्राफ आई का होगा वैसा वीआर का होगा। और आई का ग्राफ अगर आपको समझना है तो आप dq by dt, आई की इक्वेशन है dq by dt, इससे निकाल लीजिए तो वो कुछ e by r and e to the power minus t by rc आएगी। करंट तो हमेशा एक्सपोनेंशियली डिके ही होता है। सर्किट का करंट तो एक्सपोनेंशियली डिके ही होता है, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो। करंट तो हमेशा एक्सपोनेंशियली डिके ही होता है। डिस्चार्जिंग में सारे ग्राफ्स डिके के ही होंगे क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ इट एवरीथिंग इन द सर्किट बिकम जीरो। ना कहीं कोई चार्ज बचता है, ना कोई कहीं करंट बचता है, ना कहीं वोल्टेज बचता है, कहीं कुछ भी नहीं बचता। ना कैपेसिटर पे वोल्टेज बचता है, ना रेजिस्टेंस पे वोल्टेज बचता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैलकुलेट द चार्ज remaining on the capacitor after one time constant Q की इक्वेशन है Q नॉट e to the power minus t by RC, और इस t को मैं RC ही कह रहा हूं। Q is equal to Q नॉट e to the power minus RC by RC, one time constant। तो Q is equal to जो बचेगा वो है Q e to the power minus 1। हाँ बेटा बहुत छोड़ दिए। 1 by e, Q नॉट into 1 by e। और 1 by e की वैल्यू आपको याद है, ये करीब 2.7 है। अगर 3 भी होता तो 1 by 3.33 होता। तो जो Q रहेगा ना वो हो जाएगा 0.368 Q नॉट। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज रिड्यूसेस टू 36.8%। Q reduces to 36.8% and Q reduces by 63.2%। एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज रिड्यूस बिकम्स 36.8%, बच के इतना हो गया है 1 by e। e है करीब 3, 1 by 3 है 0.33, ये थोड़ा सा 0.33 से ज्यादा है। चार्ज रिड्यूसेस टू पूछा है कि चार्ज रिड्यूसेस बाय पूछा है, वो ध्यान से देख लेना। ये जनरल रूल है कि कोई भी केस हो, एक्सपोनेंशियल केस हो, बस चाहे डिके हो चाहे ग्रोथ हो, जो चेंज होता है वो 63.2% होता है। अगर 0 था तो बढ़कर 63.2% हो गया, अगर 100 था तो 63.2% से घट गया और 36.8% रह गया। The change is always 63.2% in one time constant if the change is as per exponential nature। लीनियर नेचर है
लीनियरली वेरी कर रहा है तो एक टाइम कांस्टेंट में जीरो ही हो जाता है, पूरा पूरा जो चेंज 100% हो जाता है। अगर डिके हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज पूरा एक टाइम कांस्टेंट बाद जीरो रह जाएगा। और अगर ग्रो कर रहा है तो एक टाइम कांस्टेंट बाद पूरा मैक्सिमम आ जाएगा, अगर लीनियर ग्राफ है तो। और एक्सपोनेंशियल में जो चेंज है वो चेंज खाली 63.2% का होता है वन टाइम कांस्टेंट में। वन टाइम कांस्टेंट पे लिख दीजिए चेंज इज मोर देन 50% ऑलवेज इन वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट में चेंज इज ऑलवेज मोर देन 50%। डिस्चार्जिंग में आपको टाइम बताना है जिसके बाद कैपेसिटर पे और रेजिस्टेंस पे वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। कैपेसिटर पे तो वोल्टेज है V शुरू में, और ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, इस पे तो वोल्टेज शुरू में वही मैक्सिमम है, इस पे भी क्योंकि शुरू में करंट मैक्सिमम जा रहा है, इस पे भी वोल्टेज मैक्सिमम है, इस पे भी वोल्टेज मैक्सिमम है। और हर इंस्टेंट पे टोटल वोल्टेज का सम तो जीरो ही आएगा KVL से। तो जब दोनों पे वोल्टेज बराबर बराबर है, 1:1 के रेशियो में है, मतलब मैं एक्चुअली ये कहना चाहता था कि वोल्टेज इसमें रेजिस्ट आधा हो जाए, कैपेसिटर पे वोल्टेज आधा हो जाए। एक्चुअली बात ये थी कैपेसिटर पे वोल्टेज आधा हो जाए। ये सवाल शायद ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हर इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे और रेजिस्टेंस पे वोल्टेज इक्वल होंगे। ग्राफ भी इक्वल आए थे ना, वो लिख दीजिए एट ईच इंस्टेंट the voltages across the capacitor and the resistor will be equal and opposite, so that the net voltage as per KVL must be zero. KVL के हिसाब से अगर आप नेट वोल्टेज जीरो लाना चाहते हैं तो हर इंस्टेंट पे कैपेसिटर का वोल्टेज और रेजिस्टर का वोल्टेज इक्वल है और ऑपोजिट है। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, कैपेसिटर पे वोल्टेज आधा हो जाए इनिशियल वैल्यू का। अगर वोल्टेज आधा होना है तो Q इज इक्वल टू C भी, चार्ज भी आधा होना है, तो Q इज इक्वल टू Q मैक्स e टू द पावर माइनस t बाय RC। और ये Q है Q मैक्स बाय 2, चार्ज आधा हो रहा है, वोल्टेज आधा हो रहा है, इज इक्वल टू Q मैक्स e टू द पावर माइनस t बाय RC। ये कैंसिल हो गया, तो 2 इनवर्स इज e टू द पावर माइनस t बाय RC। दोनों साइड को मैं रेज टू द पावर -1 कर देता हूं, तो 2 इज इक्वल टू e टू द पावर t बाय RC। अब मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं, टू द बेस e वाला, log 2 टू द बेस e इज इक्वल टू log e e टू द पावर t बाय RC। क्योंकि मुझे एक्चुअली t निकालना है तो कुछ करना तो पड़ेगा, मैंने दोनों तरफ का log ले लिया, इसको मैं ln(2) कह देता हूं, और ये हो जाएगा, ये log of m टू द पावर n इज n log m, ये हो जाएगा t बाय RC log e टू द बेस e, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो t बाय RC की वैल्यू है ln(2), तो t है RC ln(2), तो t है tau ln(2), और ln(2) हम समझते हैं, जो ln(2) है वो 2.303 log 2 टू द बेस 10 है, तो ये है 2.303 इंटू 0.3010। अगर जरूरत पड़ जाए आपको ln(2) की तो ये सारी कैलकुलेशंस की जाएंगी। जो ln(x) होता है वो log of x to the base 10 into log of 10 to the base e होता है। तो ln of x is equal to 2.303 into log of x to the base 10। अगर मुझे log 2 चाहिए, ln of 2 चाहिए, तो that is 2.303 log of 2 to the base 10, और इसकी वैल्यू हमें याद है 0.3010, जो जाएगा 2.303 into 0.3010, यानी ये वैल्यू 0.693 भी आपको याद रहती है। ln of 2 की वैल्यू 0.693 है, ये आपको याद रहती है। तो इस तरह से और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। वो बोल सकता है कि चार्ज कैपेसिटर पे अब आधा ही बचा है, या 1/4 ही बचा है, या 1/3 ही बचा है। हाँ, हर इंस्टेंट पे इन पे वोल्टेजेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तभी केवीएल के हिसाब से इसमें नेट वोल्टेज जीरो आएगा। हर इंस्टेंट पे वोल्टेजेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। अच्छा, ये बड़ा यूनिवर्सल टाइप का लॉ है कि चार्ज हमेशा आधा होने में जो टाइम लगेगा वो t log 2 होगा।
जो टाइम लगेगा, चाहे दिस इज वैलिड बोथ इन द केस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। दिस रिजल्ट इज वैलिड अगर चार्जिंग भी हो रही होती और वो कहता चार्ज अभी मैक्सिमम का आधा है तो टाइम कितना लगा है, तो आंसर यही आता। इसलिए बड़ा पावरफुल रूल है ये। अब हम पढ़ रहे हैं हीट प्रोड्यूसेस अ डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटर के सीरीज में, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया था ये, तो जब ये पूरा इस पे चार्ज जीरो बचा है तो इस पे हीट कितनी पैदा हुई? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, मे बी शायद dH by dt, तो dH हो जाएगा p dt, तो dH हो जाएगा I स्क्वायर r dt। इसका वैल्यू r है, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। ये I जो है मुझे पता है कि इसमें डीके वाला करंट है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। r भले ही कांस्टेंट बाहर निकाल लो, इस I को लिख देता हूं वही I मैक्स, वही आएगा जो डिस्चार्ज चार्जिंग में आता था, I मैक्स e टू द पावर माइनस t बाय RC और इसका स्क्वायर और dt, और टाइम की लिमिट्स रहेंगी 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि कैपेसिटर को पूरी तरह डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है। और ये हीट मुझे निकालनी है 0 से h, यदि मैं ये तो फिर h हो जाएगी टोटल हीट, ठीक है। इसको मैं I मैक्स का स्क्वायर लिख देता हूं, फिर इसका e टू द पावर माइनस 2t बाय RC dt, इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना। I स्क्वायर r भी है यहाँ पे, I मैक्स का स्क्वायर इनटू r। ओके, I मैक्स को हम बाद में e बाय r लिख लेंगे। अब ये जो h है, I मैक्स को चलिए मैं लिख लेता हूं। मैक्सिमम करंट तो सर्किट में हमेशा e बाय r होता है, इसमें वोल्टेज शुरू में e था और ये r है, तो सर्किट में करंट e बाय r है, ये I स्क्वायर r। और अब इसका इंटीग्रेशन जब करूंगा तो ये e टू द पावर माइनस 2t बाय RC ही आएगा, पर इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दूंगा तो जाएगा माइनस 2 बाय RC। ये जो एक्सप्रेशन है e के ऊपर जो पावर है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा t से और डिवाइड कर दूंगा तो माइनस t बाय RC, और इसकी लिमिट्स है 0 से इंफिनिटी, तो h हो जाएगा e स्क्वायर बाय r, और ये RC ऊपर आ जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा, और अब इसकी लिमिट डाल रहा हूं मैं, तो ये तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0, है ना। तो ये हो जाएगा h की वैल्यू, ये r कैंसिल हो गया, हाफ c e स्क्वायर और एक माइनस, ये हाफ है ये माइनस है, c e स्क्वायर हाफ c v स्क्वायर, e टू द पावर इंफिनिटी है ना ये माइनस में, इनका ये मतलब है, तो h हो गया माइनस हाफ c v स्क्वायर, v से पहचानते हैं इसलिए v लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 माइनस 1, फिर माइनस बाहर चला जाएगा। हीट की वैल्यू जो पैदा हुई है, जो डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस में हीट पैदा हुई है, वो है हाफ सी वी स्क्वायर। हीट प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्जिंग रेजिस्टर की वैल्यू हम डायरेक्टली भी बता सकते थे बिना इतने डेरिवेशन के। हमारा कहना यह है कि कैपेसिटर में जितनी भी पहले एनर्जी थी, अगर आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जाएगी कहां? वो सारी इसी पे तो खत्म होगी। इसमें एनर्जी पहले थी हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ सी ई स्क्वायर, और बाद में इसमें एनर्जी है 0, तो पूरी इसमें हीट के रूप में डिसिपेट हो गई। द एंटायर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर gets dissipated as heat in the series resistor if the capacitor is initially uncharged। अगर कैपेसिटर पहले अनचार्ज था, फिर हमने उसकी चार्जिंग की, अगर कैपेसिटर पहले अनचार्ज था फिर हमने उसकी ये चार्जिंग की इस तरह से, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो बस जितनी भी इसमें एनर्जी थी वही तो पूरी खैर इस पे हमेशा ही डिसिपेट होगी।
इस पे जो एनर्जी है वो इस पर जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो हमेशा इसकी इनिशियल एनर्जी के बराबर है और वो है हाफ सी वी स्क्वायर। जितनी एनर्जी इसमें थी वही सारी इसमें पैदा होगी, खर्च होगी। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज रेजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर की वैल्यू आप चेंज भी करते हैं तो भी हाफ सी वी स्क्वायर ही एनर्जी यहाँ पैदा होगी जितनी कैपेसिटर के अंदर पहले से स्टोर्ड थी। जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो हाफ सी वी स्क्वायर है, वो आर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। देखते हैं कि आर अभी भी जो टाइम कांस्टेंट होता है ना डिस्चार्जिंग सर्किट में भी वो प्लस आरसी होता है। डिस्चार्जिंग सर्किट में आपको कभी कभी शायद लगता है टी को माइनस आरसी कह दें, पर टाइम हम नेगेटिव कह के क्या करेंगे, टाइम तो अभी भी टाइम कांस्टेंट अभी भी प्लस आरसी है टाउ, ठीक है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा लूंगा ना तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। एक्चुअली अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा लूंगा तो डिस्चार्जिंग करंट कम हो जाएगा। लिख दीजिए, इफ आर इज इंक्रीज डिस्चार्जिंग करंट डिक्रीजेस। आर बढ़ाएंगे तो सर्किट का करंट घटेगा, करंट घटेगा तो कैपेसिटर को पूरी तरह डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। सर्किट में करंट कम हो रहा है, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि सडन डिस्चार्ज ना हो। सडन चार्जिंग या सडन डिस्चार्जिंग हम अवॉइड करते हैं, that may result in some fire, something sparking or something। तो बस वो तो मैं यहां से भी पहचान जाता, अगर आर बढ़ेगा तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इसके बजाय थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस का बस यही सिग्निफिकेंस है, अगर आर बढ़ जाएगा तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा, परंतु जो हीट पैदा होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग हो रही है, उसमें लॉग आई वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें लॉग आई वाली इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पहले। बिना इक्वेशन के हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते। तो एक्चुअली आई की इक्वेशन होती है आई मैक्स e to the power minus t by RC। वही जो चार्जिंग में करंट की इक्वेशन होती है वही डिस्चार्जिंग में भी करंट की इक्वेशन होती है। तो मैं दोनों तरफ इसका लॉग ले लेता हूं, तो log I to the base e, अब log ये a है और ये b है तो log a plus log b हो जाएगा। log of I max plus log of e to the power minus t by RC। इधर log a, ये a into b है तो log a plus log b हो जाएगा। तो I max तो कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो ये कांस्टेंट टर्म है I max है ना e by r, और ये हो जाएगा m to the power n, log of m to the power n is n log m, so minus t by rc into log e to the base e, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो log of I to the base c हो जाएगा, ये कोई कांस्टेंट टर्म है c minus 1 by rc into टाइम। इसको हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ये तो c है ही, इसको हम x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं तो ये हमारा स्लोप है। हम समझ रहे हैं c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, अगर log I वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो c पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, ये ग्राफ बनेगा। log I वर्सेस टाइम ये ग्राफ बनेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट एक्सपोनेंशियली डिके होता है, तो log लेने पे भी डिके तो होगा, बस log लेने पे वो ग्राफ हमेशा अक्सर स्ट्रेट लाइन हो जाता है। आपको बेसिकली log I की एक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है और हम पहचान रहे हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म y is equal to minus mx plus c, this is of the form y is equal to minus mx plus c, where this c you know is log of e by r। अगर ये log I है, अगर ये log I है तो ये log e by r है, कांस्टेंट log e by r। जो कांस्टेंट है इस पर ध्यान दें, और स्लोप है 1 by rc। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो स्लोप है वो नेगेटिव साइन की चिंता छोड़ दीजिए, नेगेटिव तो है ही, m है 1 by rc और c जो है वो log of e by r है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये वैसे ग्राफ डिके का था
अगर ये ग्राफ डिके का था तो आज भी ये डिके का होगा, और लॉग लेने पे अक्सर फिर वो लीनियर ग्राफ बन जाता है एक्सपोनेंशियल के बजाय। ये आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट है, ये लॉग आई है, लॉग ये आई है और ये टाइम है। कहता है इस सर्किट में कैपेसिटर पे जो इनिशियल वोल्टेज था ऑफ कोर्स बैटरी के वोल्टेज के बराबर, वो आर और सी इनमें से किसी एक को चेंज किया है। अदर टू कांस्टेंट्स हैं। स्लोप 1 था, चेंज करने के बाद स्लोप ये ग्राफ 2 हो गया। तो इनमें से कौन सा सही है? कोई एक आंसर केवल सही है। ये केस है आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट है, किसी एक को खाली चेंज किया है। अब इसकी इक्वेशन अपने को मालूम है, इसकी इक्वेशन साइड में अपने को लिख लेनी चाहिए। ये आता है माइनस टी बाय आर सी प्लस लॉग ऑफ आई मैक्स जो कि ई बाय आर था। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ग्राफ का वो सेम है। ये जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो ये सेम है, मतलब ई बाय आर का रेशो सेम है। तो ई और आर दोनों ही सेम है इसका मतलब, क्योंकि दो चीजें तो मैंने एक साथ चेंज की नहीं है। ये इक्वेशन मुझे लिख लेनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज सेम, सो ई बाय आर इज सेम। ई बाय आर सेम हो सकता था अगर मैंने दो चीजें दोनों को आधा आधा कर दिया हो या दोनों को डबल डबल कर दिया हो। तो एक्चुअली क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इसलिए ना तो ई चेंज हुआ है ना आर चेंज हुआ है। ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और ये इसका ताल्लुक आई से होता है, इसका ताल्लुक ई बाय आर से होता है। ना ई चेंज हुआ है ना आर चेंज हुआ है। हाँ मैं देख रहा हूं कि 2 का स्लोप कम है, दिस इज लेस स्टीप। 2 का जो स्लोप है वो कम है और स्लोप मेरा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर सी। स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी। ठीक है, और ये जो है ना अगर मैं यहाँ वर्टिकल लाइन खींच दूंगा तो ये वर्टिकल से ये थोड़ी लेस स्टीप है, ये मोर स्टीप है। ये वर्टिकल से कम एंगल बना रहा है, वर्टिकल से ज्यादा एंगल बना रहा है। S1 is greater than S2, therefore C1 is less than C2, and therefore C2 is greater than C1. स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का सेम है तो E और R सेम है। फिर आपको ये देखना है कि ये अगर ऐसे गाड़ी आप चलाओगे तो आपको डर लगेगा, ये मोर स्टीप है, ये थोड़ा लेस स्टीप है। जो भी वर्टिकल से कम एंगल बनाता है वो लेस स्टीप होता है, ये वर्टिकल से ज्यादा एंगल बना रहा है, ये मोर स्टीप है। एंड स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सी, और यहां मैं देख रहा हूं इसका स्लोप ज्यादा है। या इस बात की चिंता मत करना कि स्लोप इसका पर नेगेटिव है, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड वाइज इसका स्लोप ज्यादा है, और यहाँ आप भी तो मैग्नीट्यूड की सारी बातें कर रहे हैं, सी के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज मोर स्टीप, इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका सी ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, उसका सी कम है। वन का स्लोप ज्यादा है तो उसका सी कम है, इसलिए सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। दैट इज ऑल इन दिस डिस्कशन। जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स आरसी सर्किट की बात होती है वो समाप्त होती है। थैंक यू।